नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हमारे करनाल हरियाणा में सिचुएटेड है। अगर आप वहाँ से मास्टर्स करना चाहते हैं तो क्या आपको वहाँ से एमएससी करनी चाहिए? ईयर आई है, उसमें जितनी भी 100% सीट्स है, अब जो मास्टर्स की हो गई, पीएचडी की हो गई, वो जितनी भी सीट्स है वो आप मतलब उसमें एक ही एग्जाम है, आप आईसीआर के थ्रू ही एनडीआरआई में एडमिशन ले सकते हो। कितने हॉस्टल है टोटल हमारे एनडीआरआई? टोटल मिला के वहाँ पे 5 से 6 हॉस्टल, वन रूम और वन स्कॉलर पर स्टूडेंट, वहाँ पे सिंगल रूम आपको मिलेगा। हमें वहाँ जाने से क्या फायदा होगा, मतलब स्कॉलरशिप जो हमारा है वो सबसे मेन पॉइंट रहता है कि हमें एनडीआरआई अलग से स्कॉलरशिप देती है स्पोर्ट्स की, कल्चरल एक्टिविटीज, सीनियर जूनियर रिलेशंस कैसा है? देखो भाई, जिम की भी फैसिलिटी है, तो डोले सोले भी बना सकते हो आप रिसर्च करने के साथ साथ। ठीक है, रिसर्च के साथ साथ भी जॉब के लिए पढ़ाई कर सकता है क्या बच्चा? नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आईआरआई वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और ये वीडियो खास होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो जानना चाहते हैं कि एनडीआरआई यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हमारे करनाल हरियाणा में सिचुएटेड है, वो कैसा है, किसके लिए। अगर आप वहाँ से मास्टर्स करना चाहते हैं तो क्या आपको वहाँ से एमएससी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो क्या आपको वहाँ पे पीएचडी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्या आपको चॉइस फिलिंग में उसको आईआरआई के बाद में लगाना है या नहीं लगाना? क्या आईआरआई हब्स ज़्यादा बेटर होंगे एनडीआरआई के कंपैरिजन में, या फिर एनडीआरआई ज़्यादा बेटर होगा आईआरआई हब्स के कंपैरिजन में? ये सब कुछ हम बातचीत करने वाले हैं। और इस बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे खास मेहमान देवेंद्र दादीच, जो कि अभी वहाँ पे पीएचडी स्कॉलर है। वेलकम वेलकम सर, वेलकम ऑन द आईआरआई वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देवेंद्र सर आपको कंप्लीट डिटेल आपको प्रोवाइड करेंगे कि वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ है, क्या इनको एक्सपोजर मिला, और आईआरआई से इन्होंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की थी और पीएचडी अभी एनडीआरआई से कर रहे हैं, तो ये आपको कंपैरिजन करके भी बता पाएंगे कि कौन सी चीज़ आईआरआई में ज़्यादा बेटर है और कौन सी चीज़ एनडीआरआई में ज़्यादा बेटर है। ओके, सभी डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर होंगे। तो देवेंद्र सर प्लीज़ थोड़ा आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम देवेंद्र कुमार दादीच है, मैं कोटा राजस्थान से हूँ। मैंने जो अपनी मास्टर्स है वो यहाँ रोहितास जी के साथ ही आईआरआई से कंप्लीट की है 2023 में। उसके बाद फिर एसआरएफ का एग्ज़ाम दिया और जो पीएचडी मेरी है वो अभी चल रही है एनडीआरआई करनाल से। और इस वीडियो में एडिशनल हम ये भी समझेंगे, एक बार सर थोड़ा सा उधर, हाँ, अभी इस वीडियो में थोड़ा हम ये भी समझेंगे, आप आ जाइए थोड़ा इधर इधर, ये फ्रेम हम थोड़ा सा क्या फ्रेम फिक्स कर लेते हैं। हम ये भी समझेंगे जैसे फर्स्ट रैंक लाने के बाद में भी कभी कभी क्या होता है, आपको आईआरआई में एडमिशन नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है वो भी सर के साथ, मतलब वो एक्सपीरियंस भी सर को हुआ है, क्योंकि कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है वो किस प्रकार से सीट अलॉटमेंट होता है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें आप कभी कभी रैंक लेके आते हो अच्छी, उसके बावजूद भी आपको आपकी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी या मतलब नहीं मिल पाती है, वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के लास्ट में। सो ओके, तो सर सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं कि एनडीआरआई में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, मतलब कौन कौन सी एग्जाम है जिससे एनडीआरआई में एडमिशन ले सकते हैं? जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि जो हमारी आईसीआर है उसके अंदर 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आती है, जिनमें हमारी एनडीआरआई भी एक यूनिवर्सिटीज़ है। तो सर क्या होता है कि जो एनडीआरआई है उसमें जितनी भी 100% सीट्स है, अब जो मास्टर्स की हो गई, पीएचडी की हो गई, वो जितनी भी सीट्स है वो आप मतलब उसमें एक ही एग्जाम है, आप आईसीआर के थ्रू ही एनडीआरआई में एडमिशन ले सकते हो। 100% सीट जो है एनडीआरआई में वो केवल हम आईसीआर के एग्जाम, आईसीआर के थ्रू ही हम एडमिशन ले सकते हैं, उसके लिए कोई भी दूसरा और कोई एग्जाम नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो सर रैंक की बात करते हैं हम, जैसे अलग अलग स्ट्रीम में वहाँ पे हमारी एमएससी और पीएचडी होती है, मोस्टली एग्रीकल्चर की हम बात करें तो कौन कौन सी स्ट्रीम में वहाँ पे होती है एमएससी और पीएचडी सर? जैसे एनडीआरआई का नाम ही है कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो स्टूडेंट के माइंड में पहले ही आता है कि नेशनल डेयरी मतलब डेयरी का मतलब कि वहाँ पे एग्रीकल्चर का तो कोई ब्रांच होगा ही नहीं। हाँ हाँ। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फिर जो बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएटेड है, मास्टर्स किया हुआ है, या फिर जो मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहता है, उसके लिए वहाँ पे 3 स्ट्रीम हमारे एग्रीकल्चर के रन करते हैं वो लोग, जिसमें हमारा पहला आता है एग्रोनॉमी, दूसरा है हमारा इकोनॉमिक्स, और तीसरा है हमारा एक्सटेंशन। ओके ठीक है, 3 हमारे पास सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, और पीएचडी में भी ये केवल 3 ही है? पीएचडी में भी हमारे पास 3 स्ट्रीम है। इसके अलावा एनडीआरआई में 2 और स्ट्रीम चलते हैं, जिनमें आता है हमारा एनिमल साइंसेज और डेयरी साइंसेज। अच्छा, एनिमल साइंसेज और डेयरी साइंसेज, हाँ, बट वो बीएससी एग्रीकल्चर वाले उसमें एलिजिबल नहीं होते। एग्रीकल्चर वालों के लिए 3 ऑप्शन ही है वहाँ पे, इकोनॉमिक्स का, एक्सटेंशन का और एग्रोनॉमी का। ठीक है, तो सर हम बात करते हैं वहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो सभी का होता है कि हॉस्टल फैसिलिटीज कैसी है, कितने हॉस्टल है टोटल हमारे एनडीआरआई में? टोटल मिला के वहाँ पे 5 से 6 हॉस्टल हैं, जिसमें 3 या 4 बॉयज़ के हॉस्टल हैं और 2 हॉस्टल जो है गर्ल्स के हैं। 3 से 4 आपके बॉयज़ के हॉस्टल है। बॉयज़ को वहाँ पे मास्टर्स हुआ या पीएचडी हुआ सबको सेपरेट रूम दिया जाता है, कोई ऐसे रूम शेयरिंग सिंगल रूम, वन रूम और वन स्कॉलर पर स्टूडेंट, वहाँ पे सिंगल रूम आपको मिलेगा। ओके, कोई शेयरिंग कुछ नहीं। और गर्ल्स में थोड़ा रूम अवेलेबिलिटी कम है, तो स्टार्टिंग में वो आपको शेयरिंग में देते हैं, फिर
जैसे जैसे आप पीएचडी सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में ऐसे जाते हो तो आपको सिंगल रूम्स में शिफ्ट फिर करते बाद जाते में हैं। मिलेगा आपको, पहले पर्सनल टाइम नहीं दे पाओगे आप खुद को, जबकि लड़के जो है ना वो तो जाते ही अपना पर्सनल टाइम ले सकते हैं, अकेले रह सकते हैं, ठीक है। तो सर दूसरी हम बात करते हैं खाने की, क्योंकि खाना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर खाना अच्छा नहीं मिलेगा ना, फिर तो पढ़ाई चाहे कितनी अच्छी हो जाओ वो व्यर्थ है। तो खाना कैसा मिलता है सर तो वहाँ सर जब मेरा एडमिशन पीएचडी में हुआ था तो मैंने सबसे पहले, जैसे कि हम लोग IRI से एमएससी किए हुए हैं, तो हमने यहाँ पे जो हमारा मेस है, जो हमारा कोऑपरेटिव मेस है, वो कल्चर हमने देखा हुआ है। तो मतलब बहुत अच्छा खाना होता है। तो मेरा डाउट भी यही था कि क्या मेरे को सेम ऐसा वहाँ पे भी वही सिस्टम मिलेगा, या बिल्कुल, फिर वहाँ पे बिल्कुल। जो ठेके पे मेस चलती है वैसा तो नहीं है। बिल्कुल। तो वहाँ पे भी जो सेम सिस्टम IRI में फॉलो करते हैं, मतलब जो कोऑपरेटिव मेस का है जिसमें आप स्टूडेंट्स ही मैनेज करते हैं उसको, तो वहाँ पे भी वही कोऑपरेटिव मेस कोऑपरेटिव सिस्टम। मेस चलता है, गर्ल्स के लिए भी बॉयज के लिए भी। हर हॉस्टल में वहाँ पे अलग अलग मेस बना हुआ है, वो उसको ओके। स्टूडेंट्स ही रन करते हैं। स्टूडेंट मतलब हॉस्टल वाइज मेस चलता है वहाँ हॉस्टल पे, वाइज मेस चलता है सर। ठीक है। तो खाना, ब्रेकफास्ट, लंच और खाना डिनर, आपको, हाँ, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब तीनों उसी में मिलेगा। ठीक है। तो खाने का बिल कितना आ जाता है लगभग, अगर हम बिल बात सर करें? जो है अभी जैसे मेरा पीएचडी का या फिर मास्टर्स का जो भी है, 3500 रुपीज अभी बॉयज का जो मेस का अराउंड चार्ज। मतलब हम बोल सकते हैं कि RS 3500 रुपए तो आपको पर मंथ पे करना ही होगा, मतलब इससे ऊपर नीचे भी हो जाता होगा। इससे जैसे गर्ल्स का जो मेस है वो इससे भी कम रेट में चलता है, क्योंकि हम लोग आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ कि गर्ल्स का जो फूड इनटेक है वो बॉयज के कंपैरिजन में कम है। तो कोऑपरेटिव मेस का यही फायदा है कि आपको उसमें कुछ बचाना तो है नहीं, तो जो भी खर्चा है वो आपको बैलेंस करना है, तो उस हिसाब से वो जो उनका बिल है वो भी कम हो जाता है। तो मतलब गर्ल्स का कम इंटेक है खाने का सर, आपने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया। तो भाई लड़कों लोगों थोड़ा कम करो इसको, डाइट को थोड़ा कम कर दो, ताकि आपका भी बिल कम आए। पर बिल के लिए हम खाना कम नहीं करेंगे, चाहे ज्यादा पैसे दे देंगे, ठीक है। आप तो दबा के खाओ, कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत तो नहीं, खाने में कोई इशू नहीं है, कोई इश्यू नहीं मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि दाल डाल रहे हैं तो दाल में केवल पानी है, दाल मिल ही नहीं रही ऐसा है। ऐसा इशू सर वहाँ होता है जहाँ ठेके पे जो मतलब जो हाँ, बचाने वाला है ना, बिल्कुल वो वाला। कॉन्ट्रेक्चुअल जो मेस होती है, हाँ, कोऑपरेटिव मेस में आपको बचाना है नहीं, तो आप अच्छा कर सकते हो मतलब उसको। अच्छा भोजन मिलता है, अच्छा मतलब भोजन मिलता है मतलब अगर सुबह सुबह नाश्ता कर ले तो पूरा दिन अच्छा निकल जाए। पूरा दिन। चलो बहुत बढ़िया। हॉस्टल की हमने बात कर ली और खाने की हमने बात कर ली। सेपरेट रूम बेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, खाना आपको A1 क्वालिटी का मिलेगा, ठीक है, डन हो गई। बात करते हैं सर फीस स्ट्रक्चर की। फीस स्ट्रक्चर हमने जो फूड का जो हमारा बिल है वो देख लिया, लगभग 3500 रुपये आता है। तो सेमेस्टर वाइज अगर हम बात करें, पहले हम MSc के लिए बात कर लेते हैं सर। MSc के लिए हमारी क्या फीस होगी अगर विद हॉस्टल, क्योंकि मोस्टली सभी लोग हॉस्टल में तो रहते हैं। मास्टर्स के लिए जैसे हम फर्स्ट ईयर में जैसे हम एडमिशन लेते हैं सर, आपको भी पता होगा और बाकी हमारे जो स्टूडेंट्स उनको भी पता है। तो स्टार्टिंग में हमारे जो कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं, जैसे हमारी क्वेश्चन मनी हो गई, जो वन टाइम चार्जेस हाँ, होते हैं, one वो सब time मिला charge। के मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में आपका फीस थोड़ा ज्यादा रहेगा, 40 के आसपास मान लो। 40,000 हाँ, पर फिर फर्स्ट सेमेस्टर। फिर उसके बाद जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाते हो तो अल्टरनेट में आपका जो होता है वो 20-25,000 के आसपास जाता है। मतलब एक सेमेस्टर में आपका 20,000 और अगले सेमेस्टर में आपका 25,000 इंक्लूडिंग हॉस्टल। ठीक है, ये 20,000 हो गई हमारी। तो हम बोल सकते हैं कि आपको 60,000 पर ईयर, फर्स्ट ईयर में आपको 60,000 पे करना होगा। और अगर हम सेकंड ईयर की बात करते हैं 20 के अकॉर्डिंग, तो 40,000 वो। तो कुल 40 to मिला के 45। आपकी, अगर आप MSc की कंप्लीट डिग्री कर लेते हो, आपके 1 लाख रुपए में आपकी कंप्लीट डिग्री हो जाएगी, इंक्लूडिंग हॉस्टल की आपकी फीस जमा होगी। एम आई ये राइट सर? हॉस्टल की फीस के, हमने जैसे फीस की बात करी तो सर यहाँ पे हम स्कॉलरशिप की भी बात कर लेते, क्योंकि जो हम स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को जब भी कहीं एडमिशन लेते हैं तो हम यही कंपेयर करते हैं कि कहाँ पे कितना ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल रहा है, हमें वहाँ जाने से क्या फ़ायदा होगा। मतलब स्कॉलरशिप जो हमारा है वो सबसे मेन पॉइंट रहता है तो कि हमें। NDRI अलग से स्कॉलरशिप देती तो है? हाँ, मैं वही बताना चाहता हूँ अच्छा। सर कि NDRI मतलब क्यों अलग से जो दूसरे इंस्टीट्यूट है उनसे क्या अलग देती है। हाँ। जैसे हम IRI का हमको पता है कि IRI में जिसका भी कोई JRF नहीं है या SRF नहीं है, अगर वो एडमिशन लेता है हाँ, हाँ। तो उसको IRI का एक इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलता है। बिल्कुल मिलता है। सेम सिस्टम जो होता है वो NDRI में भी फॉलो होता है। मतलब अच्छा। आप जब मास्टर्स में एडमिशन लेते हो तो अगर आपके पास JRF नहीं है, कुछ बच्चों की नहीं होती है हाँ, कभी कभी, मान कुछ लीजिए। बच्चों के जैसे NTS होती है, मतलब हाँ, जो हाँ। JRF से कम रैंक वाले होते हैं उनके, हाँ, हाँ। तो उनको नॉर्मली तो NTS हमको 5,000 मिलता है, बिल्कुल सर। लेकिन NDRI में जैसे IRI में 7,500 रुपीज मिलता है, तो वहाँ पे NDRI में भी 7,500 रुपीज ही उनको मिलता है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात मतलब जानने अगर को मिली। आपको JRF नहीं है तो भी आपको 7,500 रुपए मतलब आपको मिलते कितने हैं। रुपए मिलेंगे? RS 7,500 7,500 रुपीज। ये तो बेटा बहुत अच्छी बात है। ये तो मुझे तो इतने दिन ये पता था कि केवल IRI में ये फेलोशिप मिलती है, और नहीं हम सर। हमारे वीडियोस में भी केवल हम यही बताते हैं कि IRI फेलोशिप भी मिलती है आपको, उसमें 7,500 मिलते हैं। बट नोट डाउन कर लो, अगर आपकी स्कॉलर नहीं लगती है, अगर ICR PGS आपको नहीं मिलती है, तो आपको मिलेंगे 7,500 रुपीज। ये तो बहुत अच्छी ये तो बात की सर हमने मास्टर्स की, बिल्कुल। सेम कंडीशन लागू होती है हमारे PhD पे। अच्छा।
पीएचडी के लिए भी वहाँ पे हमारा एक इंस्टीट्यूट फेलोशिप है। जैसे Okay. आपका अगर आप जेआरएफ एसआरएफ नहीं है पीएचडी का, ठीक है। तो NDRI आपको फर्स्ट 2 इयर्स के लिए देता है 25,000 रुपीज। अच्छा, वहाँ कम मिलता है थोड़ा सा। हाँ, IRI से थोड़ा सा कम है, लेकिन 25,000 रुपये वो आपको 2 साल के लिए देंगे। उसके बाद जब आप थर्ड ईयर में जाते हो, हाँ हाँ जैसे हम बोलते हैं कि JRF टू SRF हाँ हाँ, अपग्रेडेशन जिसको बिल्कुल, बोलते हैं, बिल्कुल। तो थर्ड ईयर में आपको मिलेंगे 28,000 रुपीज। 28 मिलेंगे, फिर 28,000 रुपीज आपको मिलेंगे थर्ड ईयर में। तो ये भी एक अच्छा अमाउंट है, मतलब जिनको कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब जिनका मेन स्कॉलर नहीं हो रहा है, उनके लिए तो 25,000 28,000 रुपए भी एक अच्छा अमाउंट हम बोल सकते और इन दोनों फेलोशिप के अलावा सर आपको पता ही है हमें कंटिजेंसी भी जो जैसे हाँ। हर इंस्टीट्यूट में फेलोशिप के साथ कंटिजेंसी मिलती है, तो दोनों मास्टर्स में भी और पीएचडी में भी कंटिजेंसी भी आपको मिलती है अप्रोक्स 10,000 रुपीज। अच्छा, अप्रोक्स 10,000 रुपीज़ वो तो हमें मिलती है, मतलब बुक वगैरह आप उससे परचेज कर सकते हो। आपका जो भी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आपको कुछ भी परचेज करना है आपके रिसर्च के लिए, तो वो आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो सर फीस स्ट्रक्चर आपने क्लियर कर दिया। ये तो हमने एमएससी की बात की। पीएचडी का सर फीस स्ट्रक्चर क्या होगा? पीएचडी का फीस स्ट्रक्चर और मास्टर्स बस जो थोड़ा सा डिफरेंस आता है सर, वो ऑलमोस्ट सेम है। हॉस्टल फीस वगैरह सेम है, बस हाँ। ट्यूशन फीस जो हम बोलते हैं उसमें 5,000 6,000 का डिफरेंस है, तो वो भी अप्रोक्स 50,000, मतलब दोनों सेमेस्टर मिला के अल्टरनेट में 25 20 ऐसे करके वो 50,000 जाता अच्छा, है। मतलब वो हम बोल सकते हैं कि इसमें अगर जो हमने ओवरऑल बताया था, जैसे हाँ। फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 40,000, तो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की कितनी सबमिट हुई थी अब? बोली 48 49 के अच्छा, समथिंग। 48 49 के अराउंड जो है, 49 के अराउंड इनकी फर्स्ट सेमेस्टर में थी, और फिर सेकंड सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर से फिर हमारा वही 20 25 ऐसे अच्छा अल्टरनेट में 25 चलता के रहता है। अराउंड जो है हम बोल सकते हैं। तो फिर अब हर सेमेस्टर में 25 ही होती है हाँ, अब 20 25 ऐसे अल्टरनेट अच्छा, चलता है। 20 to 25 जो है वो फर्स्ट, हमेशा ये होता है कि अब जब फर्स्ट सेमेस्टर होता है तो उसमें क्या है कि कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी ले लेते हैं हमसे। जैसे कोई अगर यूनियन है, यूनियन का चार्ज भी लेंगे, स्पोर्ट्स के लिए भी कुछ लेते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी, तो उसके अकॉर्डिंग एग्जाम फीस वगैरह करके थोड़ा ज्यादा होती है। सेकंड सेमेस्टर में हमेशा जो हमारी फीस है वो 2-3 हज़ार रुपये कम ही देखने को मिलती है। ठीक है सर, बात कर ली हमने फीस स्ट्रक्चर की भी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो सबसे बड़ा डाउट है वो तो स्टूडेंट्स के लिए यही है कि रिसर्च फैसिलिटीज़ कहाँ कैसी है। मोस्टली एग्रोनॉमी के स्टूडेंट्स का एक डाउट होता है, जो थोड़ा बहुत, मतलब मैंने भी ये सुना है कि डेयरी इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे फॉरेस्ट पे ही काम करवाते हैं, मतलब उतना एडवांस रिसर्च नहीं होता। तो ये मिथ ही, आप जो मिथ है मतलब स्टूडेंट्स का, आप उसको ब्रेक कीजिए, मतलब क्या ये रियलिटी है, फैक्ट चेक बताइए। ये सर जैसे मेरा भी डाउट था कि मैं जब क्योंकि हम उसको देखते हैं तो वहाँ पे एक लिखा होता है कि फॉरेस्ट प्रोडक्शन, हाँ क्योंकि एफपी या फॉरेस्ट प्रोडक्शन लिखा होता है, तो हमें लगता है कि जो ये एग्रोनॉमी है या फिर एग्रोनॉमी से अलग है। बिल्कुल। तो थोड़े साल बाद 4-5 साल पहले वहाँ पे होता था कि फॉरेस्ट प्रोडक्शन नाम की से ही वहाँ पे डिग्री दी जाती थी। हाँ फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उस चीज से आईसीआर सिस्टम में हमको साइंटिस्ट इसमें एएसआरबी में इनमें प्रॉब्लम होने लगा। अभी भी आप देखोगे तो जब आप फॉर्म फिल करते हो तो उसमें एग्रोनॉमी के साथ साथ नीचे उसमें फॉरेस्ट प्रोडक्शन वो भी अभी भी आता है। अच्छा अच्छा। लेकिन बाद में उसको रिजोल्व किया गया और फॉरेस्ट प्रोडक्शन को टाके अब जो है एग्रोनॉमी के नाम से ही वहाँ पे डिग्री देते हैं वो। तो जो काम हमारा जो होता है वो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक फॉरेस्ट क्रॉप पे आपको काम करना है। जैसे आपने मान लो मेज पे रिसर्च कर लिया, अब मेज हमारा क्या है, डुअल पर्पस क्रॉप है, उसमें फॉरेस्ट भी है, उसमें ग्रेन भी है। तो दूसरे इंस्टीट्यूट में भी हम मेज पे रिसर्च करते हैं। हाँ करते हैं। जैसे मेरा खुद का रिसर्च जो है वो वीट पे और मूंग पे चल रहा है, तो वीट को हम डुअल पर्पस क्रॉप मानते हैं। बिल्कुल। तो उस मतलब फॉरेज आपका एक वो होना चाहिए, एक पार्ट होना चाहिए पर्टिकुलर, या फिर पूरा टोटल रिसर्च जो है वो फॉरेज पे होना कंपलसरी नहीं है। हाँ, बट कुछ ना कुछ जो है फॉरेज के जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको इंक्लूड करने होंगे। फॉरेज के लिए वहाँ पे जैसे उसमें हम करते हैं प्रोक्सीमेट एनालिसिस, मतलब जिसमें फॉरेज क्वालिटी देखते हैं, जिसमें एडीएफ हो गया, एनडीएफ हो गया, मतलब उसमें फाइबर क्या है, सेलुलोज क्या है, बस वो चीज़ों के लिए वो थोड़े से पैरामीटर एनालिसिस जो है पार्ट है वो थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो सर इसमें जैसे एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम रिसर्च में देखते हैं कि स्टूडेंट और गाइड रिलेशनशिप, मतलब जो हमारा चेयरपर्सन होंगे वो हमारे साथ उनका कैसा रिलेशन होता है, मतलब बॉन्डिंग कैसी होती है, वहाँ के साइंटिस्ट कैसे हैं, मतलब क्या स्टूडेंट फ्रेंडली है, क्या वो आपकी चीज़ को समझेंगे, क्या आपके अकॉर्डिंग रिसर्च होगा, या कहीं पे भी आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो क्या आपके लिए वो हमेशा वहाँ पे खड़े रहेंगे, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए कैसी बॉन्डिंग। जैसे सर हम मास्टर्स में भी हमने देखा यहाँ पे, जैसे IRI में सारे जो भी टीचर्स हैं वो हमारे सब साइंटिस्ट होते हैं। ऐसे ही NDRI में भी जो जितने भी टीचर हैं हमारे वो सब साइंटिस्ट है, और उसमें से मैक्सिमम 2 साइंटिस्ट तो हमारे IRI से ही जिन्होंने PhD कर रखा है, जो IRI के ही स्टूडेंट है वो वहाँ पे हैं। उसके बाद जो 3 दूसरे हैं वो अलग अलग जगह से मास्टर्स PhD किए हुए हैं। मतलब ओवरऑल आप बताइए ओवरऑल अगर हम ऐसे रिलेशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट के साथ, तो वो बहुत हेल्दी रिलेशन होता है। और गाइड मतलब आपके साथ एकदम ऐसे जैसे फ्रेंड्स जैसे होता है ना, एक बिग ब्रदर हो गया, हाँ, हमेशा या मतलब जैसे आपके पेरेंट्स जैसे बिल्कुल हेल्पिंग होते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको उसका समाधान देते हैं। मतलब किसी भी प्रकार की, जैसे कई बार हम ऐसे समस्याएं सुनते हैं, कई बार बच्चे कुछ ऐसे यूज से हमें बताते हैं कि सर
मेरा जो है काम इसलिए रुका हुआ है कि मेरे चेयरपर्सन टाइमली देखते नहीं है, मेरे डेटा का करेक्शन नहीं करके दे रहे, मेरी जॉब हो गई लेकिन वो मेरी डिग्री नहीं करवा रहे, मेरा जो है वो फाइनल थीसिस सबमिशन में वो मदद नहीं कर रहे हैं। तो क्या ऐसा कोई प्रकार की प्रॉब्लम्स ऐसा आपने नहीं सर सुना? ऐसा इसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं आता है। जैसे लास्ट टाइम अभी हमारी काउंसलिंग के टाइम पे आपने देखा होगा कि आईसीआर ने पहले जो नोटिस था उसमें बहुत कम डेट दे रखी थी। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ पे विद इन 10 डेज, मेरे को जहाँ तक याद है वहाँ पे सभी का विद इन 10 डेज उन्होंने थेसिस वाइवा सब कंप्लीट करा दिया था, ताकि बच्चों को काउंसलिंग के लिए किसी भी प्रकार की किसी भी प्रॉब्लम ना प्रकार की हो, कोई मतलब प्रॉब्लम ना हाँ, हो। स्टूडेंट्स हमेशा, स्टूडेंट्स की जो भी डिमांड होती है उसको हमेशा प्रायोरिटी पे रखा जाता है, और ये अच्छी बात है, इंस्टीट्यूट में होना चाहिए, क्योंकि फाइनली जो इंस्टीट्यूट है वो किसके लिए रन कर रहा है, स्टूडेंट्स के लिए रन कर रहा है, तो वहाँ पे स्टूडेंट की डिमांड जो जेन्युइन डिमांड है उसको हमेशा कंसिडर करना चाहिए। ओके सर, बात हो गया रिसर्च का। अब बच्चा रिसर्च रिसर्च करता रहेगा, दिमाग तो खराब हो ही जाता है ना कहीं ना कहीं, ये हम भी जानते हैं। तो सर अदर फैसिलिटीज़ कैसी है वहाँ, स्पोर्ट्स की, कल्चरल एक्टिविटीज़, सीनियर जूनियर रिलेशंस कैसा है, क्योंकि एमएससी और पीएचडी में जो सीनियर जूनियर जो रिलेशन है वो आपको पता है कि कितना मैटर करता है, क्योंकि आप चाहे रिसर्च की बात करो, आप कुछ भी बिना आपके सीनियर की मदद के आप नहीं डिजाइन कर पाते हो, आपको कहीं ना कहीं मदद की आवश्यकता होगी। तो वो कैसा है वहाँ पे? जैसे आपने बात किया कुछ मजे लेने के लिए बात किया, तो मजे हमारे स्टूडेंट्स की क्या होते हैं कि कहीं बैठ गए, कैंटीन पे बैठ गए, 2-4 दोस्त मिलके चाय पी लिया, गप्पे मार लिए, तो उससे क्या होता है थोड़ा दिन का जो भी आपका टायर्डनेस है, जो आप थक चुके हो, वो थोड़ा उससे आपको आराम मिलता है कि हाँ थोड़ा आपका माइंड का स्ट्रेस है वो कम होता है। तो उसके लिए वहाँ पे जैसे कैफेटेरिया, हमारे यहाँ पे भी कितने कैफेटेरिया है, कैंटीन कितनी है? तो वहाँ पे 2 कैंटीन है ठीक है। जिनमें आपको जो जो भी मतलब खाना पीना है वो आप खा लो। उसके बाद जो खेल की आप बात कर रहे हो, तो खेल के लिए भी वहाँ पे एक जो हमारा स्पोर्ट्स ग्राउंड होता है, जो ठीक हमारे है। आउटडोर गेम्स के लिए, वो हमारे ओके। पास स्पोर्ट्स ग्राउंड है जिसमें आप क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, जो भी आपको खेलना है वो खेल सकते हैं। उसके बाद एक इंडोर ग्राउंड और है जिसमें आप टेबल टेनिस हो गया, जिम ओके। हो गया, और अपना बैडमिंटन हो गया। जिम भी है क्या सर? जिम भी है सर। करते हो क्या? दिख तो रहा है दिख थोड़ा थोड़ा। थैंक कोई नहीं, देखो भाई, जिम की भी फैसिलिटी है, तो डोले सोले भी बना सकते हो आप रिसर्च करने के साथ साथ, ठीक है? तो आप उस पर भी फोकस कर सकते हो, ये बहुत अच्छी बात है कि जिम की फैसिलिटीज़ है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ है, अच्छी फैसिलिटीज़ है, बहुत अच्छी बात है। तो वो नहीं बताया आपने सीनियर जूनियर रिलेशन वाला हाँ सर, बात। सीनियर जूनियर रिलेशन, हमारा जो सीनियर जूनियर रिलेशन है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको भी पता है कि जब आप रिसर्च फील्ड में जाते हो, मास्टर्स में जाते हो, पीएचडी में जाते हो, तो आपको गाइड आपका एक जगह ठीक है, लेकिन हर चीज़ के लिए आप गाइड के पास नहीं जा सकते। जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे मास्टर्स में आते हैं तो हमको एक्सेल चलाना नहीं आता है कि एक्सेल शीट कैसे बनाते हैं, डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं, वर्ड चलाना नहीं आता, पीपीटी चलाना नहीं आता, कैसे प्रेजेंटेशन बनाना है, कैसे वर्ड फाइल बनानी है, हमारा जो सिनोप्सिस हो गया, जो भी हो गया, तो उन चीज़ों में हम उन सब चीज़ों में सीनियर्स की हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो कोई भी सीनियर आपको ये नहीं बोलेगा कि तेरा काम नहीं करूँगा। वहाँ पे जो जितने भी सीनियर्स हैं वो बहुत मतलब फ्रेंडली रहते हैं अपने जूनियर्स के साथ, और अच्छा इंटरेक्शन है सीनियर और जूनियर का। अच्छा, तो मतलब मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे वहाँ पे जो गर्ल्स टू बॉयज़ का क्या रेशियो है, मतलब क्या, मतलब पारिवारिक माहौल है, मतलब क्या है? मैं ये भी एक एडिशनल चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। गर्ल्स और बॉयज़ का जो रेशो है सर, आप जो बोल रहे हो, धीरे धीरे क्या हो रहा है ना कि एनडीआरआई में हम देख रहे हैं कि गर्ल्स का रेशो जो है सर वो बढ़ता जा रहा है। ये मैं बात हर यूनिवर्सिटी के बारे में सुन रहा हूँ, एचयू में हम गए थे, एचयू में बोल रहे हैं कि 70-30 का रेशियो हो गया। तो क्या लड़कियां ही पढ़ रही है क्या एग्रीकल्चर में, लड़के क्या सो रहे हैं क्या? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा ये बात सच में। लड़के क्या करते हैं ना सर, वो जो मैं बोला ना कैंटीन में बैठने का, वो जो आधा घंटा हम सोच के जाते हैं ना सर कैंटीन में, हाँ, हाँ। वो आधा घंटा कब 2 घंटा बन जाता है, या फिर उसके बाद जब कहीं रूम में बैठ गए तो वो कब 3 घंटा बन गया। लड़कियों का क्या है, वो आधा घंटा है तो उनका आधा घंटा ही है। वो जो माइंड सेटअप है ना सर उनका, वो थोड़ा लड़कों से अलग होता है। और देवेंद्र सर बहुत मतलब डीपली ये बात बोल रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी स्टडी इन्होंने की है लड़कियों, मतलब जो भी है। चलो टॉपिक पे आते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है सर कि टाइम मैनेजमेंट, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। टाइम मैनेजमेंट इन द सेंस कि चलो मेरे को एमएससी इसलिए करनी है कि मेरे को स्कॉलरशिप चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स का होता है ना कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, अब तो मेरे को आगे मैं नहीं सोच रहा कि मैं पीएचडी करूं या फिर मैं रिसर्च में जाऊं, मेरे को चाहिए एमएससी के साथ साथ जॉब। जी सर। तो क्या कोर्सेज के साथ साथ जॉब के लिए टाइम मिलता है क्या? रिसर्च के साथ साथ भी जॉब के लिए पढ़ाई कर सकता है क्या बच्चा, मतलब करना चाहे तो स्टूडेंट, टाइम मिल जाता है क्या इतना? जैसे सर आपको भी पता है कि मास्टर्स और पीएचडी में जो, जैसे यहाँ पे भी हम लोग आईआरआई में भी हम लोग फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में हम देखते हैं कि Course ज्यादातर जो मास्टर्स पीएचडी वाले वो कोर्स वर्क जो फर्स्ट 2 सेमेस्टर में मतलब कोर्स वर्क खत्म कर हाँ, देते हैं, कंप्लीट हो क्योंकि गए। यहाँ हमारे पास चॉइस है। जैसे आप स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे में जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है कि फिक्स्ड कोर्स वो रखते हैं कि भाई हाँ। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये कोर्स लेना है, सेकंड सेमेस्टर में आपको ये कोर्स लेना है। बिल्कुल। लेकिन
यहाँ पे हमारे पास एक चॉइस होती है कि मान लो आपको एक सेमेस्टर में 10 कोर्स लेना है, एक ही सेमेस्टर में 8 कोर्स लेना है, मतलब 2 सेमेस्टर में आपको खत्म कर देना है पूरा जो भी कोर्स वर्क है, ताकि उसके बाद आपके पास बस रिसर्च का वर्क रहे या फिर जो आपको एक्स्ट्रा स्टडीज करनी है या जो भी करना है, तो आप अपने 2 सेमेस्टर में ही आप अपना पूरा कोर्स वर्क खत्म कर सकते हो। और जो आपके पास जो भी बाकी के 2 साल हैं मास्टर्स में, और जो पीएचडी में आपके 2 साल बचते हैं, मास्टर्स में 1 साल जो बचता है और पीएचडी में जो आपके 2 साल बचते हैं, उसमें आप जो भी अपना रिसर्च वर्क है उसको कंप्लीट करो, और उसके साथ साथ अपनी स्टडीज़ को जो भी अपनी जॉब के लिए है, जो भी है उसके लिए आप दे सकते हो जो भी अपना टाइम है। बिल्कुल सेम एप्लीकेबल फॉर पीएचडी। पीएचडी में भी आप कोर्स वर्क अपना क्रेडिट कंप्लीट कीजिए आपने, और क्रेडिट कंप्लीट करने के बाद में जो है आपकी जो भी तैयारी करनी है आप अपने रिसर्च के साथ साथ वो आप कर सकते हैं। ठीक है सर, और बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और ये जिस नोट लाइक है क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मतलब क्योंकि आपने सब चीज़ें अच्छी बताई है, और सब चीज़ें अच्छी हो मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ कमी हमेशा होती है किसी ना किसी चीज़ में। तो आप ये बताइए, अगर कोई एनडीआरआई को अपनी चॉइस बनाना चाहता है तो क्यों बनाए, और नहीं बनाना चाहता है तो क्यों बनाए? सर आप अपना टू बी ऑनेस्ट, आप अपना ऑनेस्ट व्यू दीजिए एंड सर। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एनडीआरआई, हम फीस की बात कर चुके हैं, हम स्कॉलरशिप की बात कर चुके हैं, लेकिन एज ए स्टूडेंट हम लोग यही सोचते हैं कि हम जिस भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं वहाँ जाने के बाद हमारा फ्यूचर क्या होगा, बिल्कुल हमें जॉब लगेगी नहीं लगेगी, जॉब बिल्कुल लगेगी तो कैसी लगेगी। अगर बिल्कुल कोई मास्टर्स में जा रहा है तो वो यही सोचेगा कि मास्टर्स के बाद मेरा पीएचडी में होगा नहीं होगा, मेरे को वहाँ टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ों को लेके हम सोचते हैं। जैसे मैं भी मास्टर्स के बाद वहाँ पीएचडी में ज्वाइन किया, तो मेरे को भी जाते ही यही डाउट होते थे कि मेरा क्या यहाँ पे आगे क्या फ्यूचर होगा या नहीं होगा। धीरे धीरे जैसे मेरे को जैसे आपने बताया कि हमको वहाँ पे क्या बोलते हैं, पढ़ने का टाइम मिलता है नहीं मिलता, जो कोर्स वर्क है वो टाइम से होता ही नहीं होता, तो टाइम भी आपको वहाँ पे बराबर मिलता है। और जैसे फैसिलिटीज़ हो गई, आपको स्टडीज़ करनी है, आपको खेल खेलना है, आपको इधर उधर दोस्तों के साथ मज़े करना है, जो भी है आपको सब तरह की फैसिलिटीज़ मिलती है, क्योंकि जो कैंपस है वो हमारा बिल्कुल सिटी में है। और एनडीआरआई का एक और फायदा है कि आप वहाँ जाते हो तो आप एनडीआरआई से नहीं, आप वहाँ 3 या 4 इंस्टीट्यूट जो है सर, करनाल में आपने सुना होगा हाँ कि हाँ वहाँ पे सीएसएसआरआई हो गया हमारा, वहाँ पे ठीक है हमारा आईडब्ल्यूबीआर हो गया, उसके बाद एनबीआईजीआर हो गया, एक ओके आईआरआई का रीजनल सेंटर भी है, तो आप ओके उनमें भी आप कनेक्ट कर सकते हो। आप सिर्फ एनडीआरआई पे नहीं, आप उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो जो मतलब मेरा तो ओपिनियन यही है कि अगर जैसे हमको पता ही है कि फर्स्ट चॉइस तो आईआरआई की रहती है, कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि आईआरआई सब लेना चाहते हैं, लेकिन जो सेकंड चॉइस है, अभी हब्स आ गए, ये भी तो मेरा क्वेश्चन था सर। नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि एनडीआरआई वर्सेस जो भी हमारे जो हब्स है, क्या, क्योंकि स्टूडेंट के सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है हब्स आने के बाद में ये हो गया, क्या हम हब को सिलेक्ट करें या एनडीआरआई को सिलेक्ट करें? तो ये डाउट मेरा भी था सर, जब मैंने काउंसलिंग की थी तो हम लोगों ने आपस में बात भी की थी इस चीज़ के लिए। हम्म, तो एनडीआरआई लेने का मेरा मोटो क्या था कि देखो, एक तो मैं बोलना चाहूँगा टू बी फ्रैंक कि ये इंडिविजुअल की चॉइस होती है सर, हर हाँ चीज़ हाँ बिल्कुल, कि ये तो हमेशा ये जैसे तो मेरी चॉइस थी कि मेरे को बिल्कुल कभी साउथ में या फिर नॉर्थ ईस्ट में हाँ इधर वो मतलब सबका अपने एरिया हाँ से दूर नहीं जाना है, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि हाँ हाँ यूनिवर्सिटी कहाँ है, लोकेशन क्या है, वो बस देखते हैं कि बिल्कुल यूनिवर्सिटी रेपुटेड है या नहीं है। बिल्कुल तो उस हिसाब से मेरा भी चॉइस यही था कि अगर मुझे आईआरआई नहीं मिलता है हाँ हाँ तो हब्स मेरे पास ऑप्शन में थे। हम्म, उसमें टू बी फ्रैंक उसमें कुछ कुछ हब्स अच्छे भी, ऐसा भी नहीं कि हमारे हब्स हब्स अच्छे नहीं है, लेकिन मेरे पास एक और चॉइस था कि मेरे पास एनडीआरआई भी एक ऑप्शन है। तो मैंने एनडीआरआई इसलिए लिया था कि सर वहाँ पे एक वेल स्टेब्लिश्ड, जैसे हब्स हमारे भी नए नए खुले हैं, मतलब 2 साल ही उनको हुआ है अभी, तो वहाँ पे एक जैसे सिस्टम है, जैसे हॉस्टल फैसिलिटी हो गया, मेस वगैरह का फैसिलिटी हो गया, तो वो अभी क्या है नया, मतलब वहाँ पे इतना वो नहीं है। तो एनडीआरआई में आपको एक वेल स्टेब्लिश्ड जो यूनिवर्सिटी में जो जो चीज़ें होनी चाहिए वो सब मिलती है। तो इस हिसाब से आपको अगर हब्स में अगर आपके कोई ऐसे पर्सनल चॉइस है तो अलग बात है, लेकिन नहीं है तो आपको एनडीआरआई प्रिफर करना चाहिए। ओके एनडीआरआई ही प्रेफर करना चाहिए। अगर आपके नज़दीकी हो, आपके कोई टर्म्स हो वहाँ पे, तो आप वहाँ पे कर सकते हो। और जो कंसर्न आपका फेलोशिप का, कि हब्स के अंदर जो है आईआरआई फेलोशिप मिलती है 31,000, तो वो आपको यहाँ पे 25 मिल रही है, 6,000 रुपये कम मिल रहे हैं। लेकिन जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, जैसे हम हब्स का भी लेके आएंगे, कभी रिव्यू लेके आएंगे, और हब्स से हमने बातचीत, हम रेगुलर कनेक्ट रहते हैं, तो मेजर कंसर्न आ रहा है कि वहाँ पे उनको वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता यूनिवर्सिटी वाला। क्यों? क्योंकि हब जो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपको कभी भी यूनिवर्सिटी वाला माहौल नहीं मिलेगा, जहाँ पे आपको बहुत सारे जैसे 150 लोग आपको मिले हॉस्टल के अंदर मस्ती कर रहे हैं, वो चीज़ें नहीं होती है वहाँ पे। क्योंकि साइड बाय साइड यूनिवर्सिटी लाइफ, कॉलेज लाइफ सब जीना चाहते हैं, तो कॉलेज लाइफ नहीं है वहाँ, वहाँ केवल रिसर्च लाइफ है। आप केवल 4-5 लोग हो, आपस में बात कर लीजिए, और नहीं करते हो तो आपस में भी नहीं कर पाओगे, मतलब ऐसा थोड़ा सा उतना कनेक्शन बिल्डअप नहीं हो पाता है। इसलिए सर ने बताया जैसे कि एनडीआरआई जो है आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है एज ए सेकेंड ऑप्शन।
ओके सो उम्मीद है कि जितने भी ये क्वेश्चन होते हैं सर काउंसलिंग से पहले मोस्टली बच्चों के ये क्वेश्चन कब आते हैं जब काउंसलिंग करवाते हैं तो हमसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, वो कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा भी आपका कोई भी जो है, अगर आपका कोई भी डाउट है, जो भी है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है कि हमने कवर ना किया हो सकता है देवेंद्र सर ने छुपा लिया हो आपके साथ, ठीक है, नहीं बताना चाह रहे हो वो आप कमेंट कर देना, हम उसका कहीं और से पता लगा के एकदम टू द फैक्ट एकदम रियल बताएंगे हम सर। बेटा IRI वाला मतलब सच की तो गारंटी है, सच तो हम निकलवा के रहते हैं। जब वीडियो में स्टार्ट करवाते हैं तो वो जैसे गीता पे शपथ दिलाते हैं ना, उधर हम पूरी शपथ पहले दिला देते हैं कि आप कसम खा के बोलो कि आप जो भी बोलोगे सच बोलोगे, सच के सिवा झूठ बोलोगे। कोई नहीं, हम कोशिश करते हैं कि यार देखो अनफिल्टर्ड हमारे वीडियोज होते हैं, अनफिल्टर्ड हमारी जानकारी होती है, और हमारी कोशिश को और आगे बढ़ाने के लिए देवेंद्र सर हमारे साथ मौजूद थे, तो हमने कहा कि चलो सर एक टू बी ऑनेस्ट एक अच्छा अनफिल्टर्ड रिव्यू हम बनाते हैं ताकि बच्चे जो है कल को किसी भी प्रकार के डाउट में ना रहे, जो भी उनके मिथ उन्होंने बना रखे हैं NDRI को लेके वो भी ना रहे, और वो अच्छे से जो है वहाँ पे एडमिशन लेने की प्रक्रिया को समझ सके। और लास्ट में फाइनल में ये बोलूँगा कि सर काउंसलिंग तो इंडिविजुअल होती है, ये बहुत आपने परफेक्ट लाइन बोली है, मतलब जो वर्ड आपने चूज किया है ना वो दिखाता है सर, आप मतलब आपका वर्ड सिलेक्शन मतलब परफेक्ट है सर। वो चीज़ ये दिखा रही है कि इंडिविजुअल किसी की भी कोई चॉइस हो सकती है। जैसे साउथ में एक मतलब मैं एक इंसिडेंट मेरे को याद आ गया, BSc में एडमिशन ले लिया, एक राजस्थान का बच्चा था, उसने एंग्रू में उसने एडमिशन लिया, 6 महीने में वो छोड़ के आ गया, उसके खाना सूट नहीं हुआ। तो यार ये चीज़ें आ सकती है, बाद में आप 6 महीने अपने खराब करो, उससे अच्छा है कि पहले आप चॉइस ऐसी चूज करो कि आपकी जो पर्सनल जो भी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग आप देखो वहाँ पे कि वो डिमांड फुलफिल हो रही है नहीं हो रही। थोड़ा बहुत तो सेक्रीफाइस करना होगा, बट 90% आपको वो चीज़ें वहाँ पे मिलनी चाहिए, 10% आप सेक्रीफाइस भी कर सकते हो, बट वो आप अच्छे से एनालिसिस करो और उसके बाद में ही आप करो। सर कुछ आप भी लास्ट में बोलना चाहिए? लास्ट में सर मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं 2 या 4 लाइन ये से बोलना चाहूँगा IRI वालों के लिए, हमारे मित्र रोहित आरसी के लिए, कि जैसे हमारा टाइम था कि सर हम UG करते थे, जैसे हमने 17 के आसपास शुरू किया था, तो यूट्यूब और ये इंटरनेट भी ज़्यादा उतना चलता नहीं था, और कुछ हमारे पास कंटेंट भी इतना रहता नहीं था। हमको सब जो भी पूछना है आपको रीच करना पड़ेगा किसी पर्सन के पास, या जो भी यूनिवर्सिटी में आपको करना है वो। लेकिन IRI वाला यूट्यूब चैनल की वजह से, जैसे कि सर जो माइन्यूट जैसे माइन्यूट डाउट है ना सर बच्चों के कि ये कैसे करना है, वो उसको कुछ नहीं करना है सर, बस यूट्यूब पे डालना है कि सर ये कैसे करना है, काउंसलिंग कैसे करनी है, मेरे को BSc में एडमिशन कैसे लेना है, इस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, मतलब जो भी है ये तो आप उधर डालते ही हो। साथ में आप जैसे जो अपने कॉन्सेप्ट है सर, आजकल मैं देख रहा था आप जो सीरीज डाल रहे हो अपने जो मेन टॉपिक है, जैसे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, वो सब डालेंगे तो इससे क्या है ना, जो बेसिक्स भी बनते हैं। तो बहुत सारे जो डाउट्स सर जो हमारे को उस टाइम पे हमारी पहुंच नहीं हो पाती थी वहाँ तक, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे आपके जैसे यूट्यूब चैनल जैसे आपने भी चला रहे हो, ऐसे मतलब हमारे पास नहीं थे। तो बहुत अच्छा लगता है सर ऐसे कि अभी बच्चों के लिए बहुत सहूलियत हो गई है, और सारी चीज़ें आपके पास है, सिर्फ एक सर्च बटन पे जाना है और आपको सर्च करना है, जो भी आपका डाउट है आपको सबसे ऊपर मिलेगा IRI वाला का वीडियो, वो वीडियो को देखना है और आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। सर आप जो कर रहे हो बच्चों के लिए वो सही में बहुत मतलब सराहनीय है और प्रशंसनीय है। बस सर ये तो बच्चों का प्यार है जिसकी वजह से हम कर पा रहे हैं, और आपका साथ है सर। मतलब इतने अच्छे दोस्त है ना, मतलब दोस्त से बढ़कर हमारे भाई हैं जो हमेशा हमारे लिए खड़े रहते हैं, कोई भी चाहे समस्या हो। और दोस्ती बेटा, मतलब मैं सबको भी यही बोलूंगा कि यार दोस्ती करो तो ऐसी करो कि चाहे बातचीत आपकी ना हो, बातचीत है आपकी 6 महीने हो, पर उसको ना आप निभा सको। जिस दिन निभाने का वक्त आए, जिस दिन आपको जरूरत हो, सच में जरूरत हो, उस दिन दोस्त के लिए काम आओ, बस यही होना चाहिए। क्योंकि इतनी भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में मतलब टाइम नहीं होता है, हम जानते हैं कि सबके अपने पर्सनल गोल होते हैं। आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा सर इस चीज में, दोस्ती की जो आपने बात बोली, आपने ये देखा होगा कि सर जो हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं ना, मतलब जो आपके रियल फ्रेंड्स होते हैं, जो आपके BSc में बने हैं या स्कूल के टाइम पे बने हैं, उनसे एक तो आपकी बात ऐसा नहीं कि उनसे रोज रोज बात होती है। रोज बात कब होती है, जो तो आप कहीं सराउंडिंग में जहाँ पढ़ रहे हो, जहाँ कुछ काम कर रहे हो, वहाँ के लोगों से आपकी रोज बात होती है। और इतना बिजी शेड्यूल है, स्टूडेंट लाइफ है, आपको 17 टास्क होते हैं, इधर जाना है, उधर करना है, पढ़ना भी है, तो बात करना ये करना तो होता नहीं है। तो लेकिन फिर जब आप उनके पास ऐसे जब भी फोन करोगे या उनसे कांटेक्ट करोगे, तो आपको ऐसा फील आएगा कि जैसे 10 दिन 10 महीने 1 साल 2 साल नहीं हुआ अभी बात किए, जैसे कल ही हम लोग मिले हैं या कल ही हम लोगों की बात हुई है। तो ऐसे सच्चे दोस्ती होने चाहिए दुनिया में, और रखने चाहिए आप। दुनिया में तो नहीं होते सर, ऐसे सच्चे दोस्त बनो आप। मतलब मेरा तो ये कहूंगा कि सच्चे दोस्त बनोगे तो आपको सच्चे दोस्त मिलेंगे। आप अच्छे हो तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे। ओके,
जग भला तो नहीं, मैं भला तो जग भला। बिल्कुल सही बात है। ओके, और इसी के साथ इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा, किसी भी प्रकार से आपका कोई डाउट था वो क्लियर होता है, तो कमेंट में जो है आप एक दिल जरूर ड्रॉप कर दीजिएगा। एक नहीं, दो, एक देवेंद्र सर के लिए और एक आपके रोहिताज सर के लिए। ओके, सो सर इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे एंड।